हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आपका इस चैनल में वेलकम है स्टडी पॉइंट अंधरा ठाड़ी में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो वर्ग 8 से विज्ञान विषय है, साइंस विषय है दोस्तों। और इसमें जंतुओं में जनन, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जंतुओं में जनन की बात कर रहे हैं। और ह्यूमन बीइंग, जंतुओं में आपका जनन प्रक्रिया के बारे में बातचीत दोस्तों आज मैं करने जा रहा हूँ। एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है जिस पर आपको डिस्कस कराते हैं, आपको ले चलते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से आप इसको जानेंगे। आपने जाना कि पौधे में जनन किस प्रकार से होता है, पौधे कैसे जनन प्रक्रिया के माध्यम से अपना संतति तैयार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको इस टॉपिक में जनन प्रक्रिया के बारे में जानने को मौका मिलेगा। चलते हैं, स्लाइड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, स्क्रीन पर आप देखिए। जनन क्यों आवश्यक है? तो जनन जो आवश्यक है इसके लिए आप समझेंगे जनन जाति यानी कि स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। जनन दोस्तों जाति, अपने ही जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। आप कल्पना करिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते, जनन नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं करते, प्रजनन को अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहा जाता है, नहीं करते, तो क्या आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है? अगर जनन नहीं करते, प्रजनन नहीं करते तो एक जैसी संतति उत्पन्न नहीं होता और जनसंख्या धीरे धीरे कम होकर के समाप्त हो जाती है। यानी प्रजनन उतना ही अनिवार्य है जितना आपके लिए प्रकाश, हवा, प्रकृति का कोई भी संपदा आपके लिए जरूरी है, उतना ही जरूरी प्रजनन का प्रक्रिया है। प्रकृति ने ही ये नेचुरल रूप से हम इंसानों को, हम जंतुओं को, हम पशुओं को, हम पक्षियों को, पेड़ पौधों को प्रजनन की प्रक्रिया के अंग निर्धारित किए हैं, दिए हैं बाय बर्थ। इसलिए जनन जो है यह एक ऐसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने सुनिश्चित करता है। यदि ये जनन का प्रोसेस नहीं होता तो हमारे जैसे हमारे बच्चे, पिताजी जैसे हम नहीं आते, माँ जैसी बहन, ये तो संतति, ये जो प्रोसेस है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, ये प्रजनन प्रोसेस के कारण से ही दोस्तों। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट अगले पॉइंट में। ये तो जनन क्यों आवश्यक है, निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने ही जाति का। जनन की विधियां की तरफ जब हम नज़र देते हैं तो जनन की दो विधियां आती है। पौधों में जो जनन की विधियां थी, दो तरह की विधियां थी। एक लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और एक अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती है। पहला जनन लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जनन अलैंगिक जनन होता है दोस्तों। यही दो जनन हम लोगों को इस अध्याय में पढ़ना है। तो देखते हैं कि लैंगिक जनन क्या है। इसके साथ ही कुछ और पॉइंट भी चर्चा कर लेते हैं। जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। जंतुओं से मतलब है पशु पक्षी,
पशु पक्षी मनुष्य जानवर सभी चीज़ आ जाते हैं। दोस्तों, जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग सेक्सुअल पार्ट होते हैं। जनन सेक्सुअल ऑर्गेन होते हैं अथवा अंग होते हैं। अंग को ऑर्गेन कहा जाता है। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं। नर एवं पौधे कहता है, पौधे की तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं। यानी कि पुरुषों से निकलने वाले शुक्राणु और मादाओं से स्त्रियों से निकलने वाले अंडाणु दोनों एक जगह फर्टिलाइजेशन करते हैं और जायगोट तैयार करते हैं। उसी को युग्मक कहते हैं। दोस्तों, बताएंगे तस्वीरों के माध्यम से, आपको फिर समझ में आएगा। जो संलयित होकर जुड़कर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है और उसी नया जीव को शिशु कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा, दोस्तों इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, जुड़ता है, एक दूसरे के साथ में चिपकता है, कांटेक्ट होता है और लैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि लिंग के माध्यम से सेक्स होता है तो लैंगिक जनन कहते हैं। और चलते हैं हम मनुष्य में जनन भागों का भी पता लगाते हैं, जनन प्रक्रिया का और अध्ययन करते हैं और हम आपको यह भी क्लियर करते हैं कि जनन अंगों के माध्यम से कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है। तो आपको यह जनन अंग दिख रहा है दोस्तों। इस जनन अंग में हम चलते हैं। ये मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला जनन अंग है। इसे पेनिस कहते हैं, लिंग कहते हैं। और ये जो पेशाब मार्ग है सेक्सुअल ऑर्गेन है पुरुष का। और ये जो इसको हिंदी में शिश्न भी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो है वृषण है, इस वृषण में ही शुक्राणु, पुरुष का शुक्राणु यहीं से निर्माण होता है और ये शुक्राणु यहाँ से ऐसे 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 अधोमुखी ऊपर की ओर जाता है और लिंग के माध्यम से सेक्स के दौरान स्त्रियों के योनि में प्रवेश होता है। और स्त्रियों के योनि में प्रवेश होने के बाद आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ से स्त्रियों की योनि में प्रवेश होता है और यहाँ से अंडाशय स्त्रियों के शरीर में जो होता है, अंडाशय में अंडाणु, ये यहाँ से गर्भाशय में जाता है, यहाँ से गर्भाशय में जाता है और शुक्राणु और यहाँ से अंडाणु दोनों गर्भाशय में जा कर के फर्टिलाइज होता है, एक साथ जुड़ता है और जुड़ने के बाद यहीं पर ये सारी प्रोसेस होती है और नया शिशु बनता है। जायगोट यहीं पर तैयार होता है दोस्तों। और ये बच्चेदानी है, इसको गर्भाशय कहा जाता है। ये पार्ट को, ये पार्ट में बच्चे का बनने का सारा प्रोसेस होता है। तो आप इस प्रकार से इस प्रोसेस को देख सकते हैं। मानव में नर जननांग ये है जो तस्वीर को हम दिखा रहे हैं और स्त्रियों में मादा स्त्रियों में ये जननांग होता है। ठीक है, यहाँ पे योनि का सिस्टम है, ऑर्गेन है। तो चलते हैं फिर और आपको आगे बताते हैं कि कैसे क्या होता है दोस्तों। आप लैंगिक जनन जान गए हैं, आप नर जनन अंग के बारे में थोड़ा सा देखिए। तस्वीरों में साफ साफ झलक रहा है। दोनों चीज़ को दिखाते हुए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि नर जनन अंग जो है, नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण होता है जो अभी नीचे तस्वीरों में दिखाया। 2 शुक्राणु नलिका होती है जो वृषण से जाता है ऊपर की ओर तथा जिसे शिश्न से जुड़ा होता है। एक शिश्न यानी लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। वृषण, प्रश्न आ सकता है कि वृषण क्या करते हैं? तो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है और हम शुक्राणु के बारे में चित्र भी दिखाएंगे आपको दोस्तों।
वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। मनुष्य के शरीर में जो वृषण होते हैं, नर मनुष्य के शरीर में, वो लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। आपको भी दिखाता हूँ। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोजीव की भांति, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। आप जब देखेंगे तो लगेगा कि कोई जीव है ये। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसा प्रतीत होता है? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संगठक पाए जाते हैं, यानी सेल की तरह ये भी होता है। और आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये देखिए, ये कोई चाली की तरह दिखता है। ये मध्य भाग है। पहले आप इसका जो है सिर देख लीजिए, ऊपर में ये सिर है दोस्तों, ये सिर है। इस तरह का ये सिर का पार्ट है, ये हेड पार्ट हो गया, इसको आप सिर बोल सकते हैं। शुक्राणु का ये तस्वीर है। इस मिडिल पार्ट को इसको कह सकते हैं मिडिल पार्ट, मध्य भाग दोस्तों, मिडिल पार्ट। ऊपर वाले को अपर पार्ट, हेड हो गया, सिर, मध्य भाग। और नीचे वाले को पूंछ कह सकते हैं, जैसे किसी जीव का ये पूंछ है, ऐसे सांप उप का। तो ये मानव का शुक्राणु का ये एक तस्वीर है, जिसे आप अपने कॉपी में पुस्तक आधारित पुस्तक से देख करके बनाने की कोशिश कीजिए। अब मादा जनन अंग के बारे में आपको बताया जाए। पुरुष जनन अंग के बारे में हमने बताया। मादा जनन अंग के बारे में देखिए दोस्तों, मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय होती है, यानी कि 2 अंडाशय होगा। अंडवाहिनी यानी डिंब वाहिनी, ओभम तथा गर्भाशय होता है। गर्भाशय भी आपको दिखाया था। ये अंडवाहिनी है, रास्ता है। डिंब वाहिनी ये अंडाशय है दोस्तों, और ये रास्ता है अंडवाहिनी, नलिका कहिए। ये देख रहे हैं, हाथ जैसा पकड़े हुए है अंडाशय को, ऐसे रास्ता है, गर्भाशय में जाता है। और फिर अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। अंडाशय क्या करते हैं? तो दोस्तों मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। अंडाशय जो है मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु डिंब ओभम कहा जाता है। ओभम, OVUM, ओभम कहा जाता है दोस्तों अंडाणु को। नॉर्मल भाषा में एग बोल सकते हैं, अंडा, लेकिन अंडाणु है, अंडकाणु है। मादा युग्मक स्त्रियों में पाया जाने वाला एक जायगोट है, युग्मक है, जिसे अंडाणु कहते हैं। और ये अंडाशय से निकल करके मानव स्त्रियों के गर्भाशय में जाता है, और गर्भाशय में जा करके निषेचित होकर के, फर्टिलाइजेशन होकर के ये बच्चे का निर्माण करता है। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु तथा डिंब का निर्मोचन यानी कि निकलना अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। दोस्तों ये भी बात क्लियर हो गया कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों एकल कोशिका है। एक कोशिकीय ये होते हैं। आप देख लीजिए, ये मानव का अंडाणु का ये संरचना है, जिसमें कोशिका का जैसा ये एक स्वरूप है, बीच में केंद्रक है जिसको डिनोट कर दिया गया है। ये मानव का अंडाणु है दोस्तों, ठीक है, स्त्रियों का, मादा का। और फिर यहाँ देखिए, ये अंडाणु का ऐसा रूप है, देख रहे हैं, अंडाणु है, ये बीच में केंद्रक है, और ये शुक्राणु इसमें आ रहा है पुरुष से। ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु है, और ये दोस्तों गोला गोला अंडाणु है। ये अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक साथ मिल करके एक युग्मक बनाता है, निषेचन करता है,
और संलयित होने के बाद, मिलने के बाद, जुड़ने के बाद, कांटेक्ट में आने के बाद ये अंडाणु के साथ में ये शुक्राणु देखिए कैसे हो गया, और यही मिल करके प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, और ये प्रोसेस के बाद ये शिशु का निर्माण हो जाता है। अब निषेचन में क्या होता है फर्टिलाइजेशन में? तो निषेचन की प्रक्रिया में स्त्री यानी माँ के अंडाणु और पिता नर के शुक्राणु का संयोजन होता है, कांटेक्ट होता है, मिलन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत बच्चों में आ जाते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यदि आप पहचानने का प्रयास कीजिएगा तो कुछ न कुछ लक्षण आपके माताजी से और कुछ न कुछ लक्षण आपके पिताजी से प्राप्त हुए होते हैं। तभी आप देखने में कहते हैं कि अच्छा बाबू, फलना मास्टर साहब के लड़का आप हो, और फलना शिक्षक के पिता बच्चे हो, फलाने आदमी के आप बच्चे हो, तो जी, तो कुछ न कुछ स्वरूप उनको देखने में मिलता है। निषेचन जो है क्या है, इसको देख लीजिए। निषेचन तो मैंने बताया भी है बोल बोल करके, फिर आप देखिए निषेचन क्या है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? जनन प्रक्रिया का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का मिलना है, संलयन है, कांटेक्ट है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाते हैं। कभी कभी दो शुक्राणु भी जुड़ते हैं, और शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु का जो यह संलयन है, मिलना है, यह निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, कांटेक्ट हो जाता है और दोनों एक कोशिका में बदल जाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, और फर्टिलाइजेशन के द्वारा ये अंडाणु है और ये शुक्राणु है, ये दोनों मिल करके अंडाणु में शुक्राणु मिल करके जैगोट का निर्माण करते हैं। इसको जैगोट बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में युग्म नज बोलते हैं। यानी कि दो युग्मकों से जन्म लेने वाला। चित्र में आपने देखा भी है, आपको दिखाया भी हूँ। क्यों जी, क्या है ऐसे कर रहे हो? सिस्टम मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कभी कभी, इसके लिए कोई दिक्कत का बात नहीं है। देखिए दोस्तों, ये युग्मनज है आपके तस्वीर में, आप देख रहे हैं, ये युग्मनज है, ये युग्मनज है दोस्तों। देखिए ये अंडाणु का स्वरूप है, इसमें जो है दो शुक्राणु ऐसे मिल करके संलयित होकर के केंद्रक का निर्माण कर रहा है शुक्राणु। अब आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। आंतरिक निषेचन क्या है? वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, वह निषेचन, वह फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो मादा के अंदर, शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गा इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। आप बड़ा अच्छा ये टर्म है दोस्तों, ये आप नोट करके रख लें कॉपी पर, नोटबुक में। जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है वो पॉज करके वीडियो को आप लिख सकते हैं, एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का समग्र सिलेबस है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। इसमें डिस्क्रिप्शन भी दिया है इस तरह से। अब चलते हैं नर तथा मादा। ये तो पुरुषों में था, कुछ जंतुओं में था। नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं। ये किसी और जीव के बारे में है, जिसके बारे में हाँ पहले देख लेते हैं एक और। क्या आपने परख नली शिशु के विषय में सुना है? परख नली शिशु होता है दोस्तों। थोड़ा सोचने में
सुनने में अजीब लगता है कि परख नली केमिस्ट्री के लैबोरेटरी में हम लोग देखे हैं, ये ऐसे बीकर होता है ऐसे, और इस बीकर में शुक्राणु और अंडाणु मिल करके युग्मक बनाएगा और फिर यहीं पर बच्चा का निर्माण होता है। वो बच्चा कैसे निर्माण होगा वो देखना है, कैसे उसको फिर से बच्चे के रूप में दिया जाता है। तो देखते हैं। कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ध्यान से सुनने वाली बात है। कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, यानी कि अंडाशय तो होती है लेकिन अंडवाहिनी, उसका रास्ता जो है अवरुद्ध होती है, ब्लॉक हो जाती है, रास्ता जाम हो जाता है अंडवाहिनी का। अंडवाहिनी आपको दिखाया था। उत्पन्न करने में, ऐसे स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु तो मिल जाता है लेकिन मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है। और अंडाणु तक जब नहीं पहुंच पाएगा तो इस स्थिति में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, जायगोट का निर्माण नहीं होगा और बच्चे का निर्माण संभव ही नहीं है। इस प्रोसेस को डॉक्टरों ने, मेडिकल साइंस ने ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं। कुछ घंटों के लिए दोस्तों, कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे IVF अथवा इनविट्रो निषेचन, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन इसको कह सकते हैं, इनविट्रो निषेचन कराया जाता है। और अगर निषेचन हो जाता है तो फिर उस युग्मनज को, जाइगोट को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है। उसे विज्ञान या डॉक्टर वैज्ञानिक अपने निगरानी में संधान करके एक सप्ताह तक उसको डेवलपमेंट करता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। अब देखिए, माता के गर्भाशय में जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, उस तरह का फैसिलिटी बाहर में उपलब्ध कराया जाता है परख नली में। और परख नली में गर्भाशय की तरह सब कुछ प्रेशर, अंडर प्रेशर में, अंडर टेम्परेचर में सारा सर्कमस्टांसेस उस तरह का दिया जाता है, सारा वातावरण उस तरह का प्रोवाइड किया जाता है, और तब जाकर के वह सफल होता है। और फिर जब सफल हो जाता है 7 दिनों तक, एक सप्ताह तक, जब उसका निषेचन प्रक्रिया हो जाता है, डॉक्टर निगरानी में देखते रहते हैं, सुपरविजन करते हैं, लगता है कि नहीं ये सक्सेस हो गया है, तब उस परख नली में निषेचित जो अंडाणु शुक्राणु का निषेचित जायगोट है, युग्मनज है, उसको माता के, जिस स्त्री का वो था अंडाणु, उस स्त्री के, या जिस स्त्री को चाहिए बच्चा, उस स्त्री के गर्भाशय में उसे स्थापित किया जाता है वैज्ञानिक तरीके से। और गर्भाशय में स्थापित करने के बाद फिर गर्भाशय में वो अपना प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है वो करने लगता है और निषेचन की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है, और धीरे धीरे माता के गर्भाशय में उस जायगोट का, उस बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है तथा शिशु का जन्म एक सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परख नली शिशु कहते हैं। यह एक, आपने परख नली शिशु के बारे में जाना, और यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परख नली में नहीं होता। मतलब लोगों को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि इस तरह से परख नली में शिशु का निर्माण होता है। आप मतलब बिना सेक्स का लैंगिक जनन का ये प्रक्रिया हुआ है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, बड़ा सुंदर पॉइंट है कि अनेक जंतुओं में निषेचन की जो क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है, मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। तो बाहर आप तो अभी तक जाने कि शरीर के अंदर होता है, शारीरिक संरचनाओं के अंदर होता है, तो बाहर कैसे होता है इसको भी देखेंगे। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। तो चलते हैं, इसका पता भी हम लोग लगाते हैं, देखते हैं कैसे होता है। आप बसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड, जो मेढक का ही एक बड़ा रूप है, पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जब आप जाते हैं तो उसको देखिए, सुपरविजन कीजिए कि जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते। मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते। एक ऊपर में वाल होता है, सेल वाल की तरह। जैसे मुर्गी के अंडे को आप फोड़ करके तब उसका सॉफ्ट वाला पार्ट निकालते हैं और फोड़ने के बाद ऊपर का पार्ट को फेंक देते हैं, लोग खाते हैं। तो मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है, इनकी सुरक्षा भी करती है। ये बाहर का जो प्रोसेस है, देखिए ये मेढक के अंडे हैं जो पानी में हैं, ये ब्लैक ब्लैक हेड्स की तरह दिखाई देता है, ये सब ये अंडे हैं मेढक के। अब चलते हैं नेक्स्ट। मादा जैसे ही अंडे देती है, मादा मेढक जैसे ही अंडे देती है, नर मेढक उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। देखिए बाहर से नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहता है। प्रत्येक शुक्राणु अंडकोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। तो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन ये है दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको देखिए। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, उसको बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जा सकता है। और यह निषेचन की प्रक्रिया मछली में, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। तो आपका एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, वाइटल क्वेश्चन बनता है कि बाह्य निषेचन किस जीव में होता है। तो आप जानिए दोस्तों, मेढक, मछली, स्टारफिश। मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है। ये सब टॉपिक है। एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है। एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन जाता है, सारा पॉइंट्स इस सिस्टम में हम लोग जानेंगे। और कुछ वाइटल पॉइंट है, जैसे इस बॉक्स में एक पॉइंट है, इस पॉइंट्स को भी देखिए दोस्तों। जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं, लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, छोड़ते हैं, और सारे अंडों का निषेचन नहीं होता। सैकड़ों अंडे देते हैं, सभी का निषेचन नहीं होता, वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते हैं। ये जल में जो जिसका आउटर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, मेढक, मछली, इस सब के लिए है, और अनावरित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों को भोजन भी करते हैं। देखिए दोस्तों, अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है, ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित हो जाए और वो बच्चा का रूप उसका ले पाए।
ये चित्र के माध्यम से दोस्तों दिखाया है कि कैसे ये अंडा सर्ग होता है, अंडा निकलता है, और यहाँ पे दिखाया है कि अंडाणु में कोई शुक्राणु आकर के निर्माण किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं आप भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण का परिवर्धन निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। नीचे में तस्वीर में आपने देखा। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है और विभिन्न ऊतकों और अंगों के परिवर्धित हो जाते हैं, अंगों में परिवर्धित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, विकास करते हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है और गर्भाशय में फिर भ्रूण का निरंतर विकास होते रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंगों जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाती है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो जाती है गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तब मां नवजात शिशु को जन्म देती है। बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है। भ्रूण अंडाशय या अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोजोत्पत्ति होती है और तालाब और झरने में मेढक और अनेक टैडपोल तैरते हुए इस तरह से बन जाते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होता है। वह जंतु जो सीधे ही शिशु का जन्म देता है उसे जरायुज जंतु कहते हैं। जरायुज या स्तनपायी कहते हैं वे, या मैमल्स कहते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। इस प्रकार से आप अंडप्रजक और जरायुज या मैमल्स को जानें। वेल्स भी दोस्तों मैमल्स होते हैं। मैमल्स मतलब स्तनपायी जो अपने बच्चों को दूध पिलाए। मेढक, छिपकली, तितली अथवा शलभ, मुर्गी तथा कौवे, बॉक्स को पढ़िए, अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाएंगे? इन अंडों को अपने एकत्र किया है, उनके चित्र बनाया। ये बच्चों के लिए क्रियाकलाप है, आप कर सकते हैं। और कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है, कुछ जंतुओं का मुश्किल है, क्योंकि पानी के अंदर में आप कभी कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका माँ का शरीर के बाहर अंडे देती है। परंतु गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे, ये तो गाय का अंडा थोड़ी होगा, गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। हाँ, यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देती है। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण है। अब शिशु से वयस्क के बारे में थोड़ा जानेंगे। अब देखिए बच्चे के बारे में दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये गर्भाशय है, स्त्री का शरीर है, माँ का शरीर है। ये
ये गर्भाशय में देखिए कैसे शुक्राणु अंडाणु मिलने के बाद धीरे 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 ये बच्चे का निर्माण हो जाता है, बच्चे के रूप में विकास हो जाता है। और यही गर्भाशय है। सोचिए माँ कितने कष्टों के बाद बच्चों को पालती है। इस प्रकार गर्भाशय में भ्रूण होता है। अब मुर्गी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मुर्गी अंडे तो देती है, मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी में भी बच्चों को जन्म देती है? नहीं। हम लोग जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती है, तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं? तो निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है। मुर्गी के में निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता है, अलग अलग होता है, अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसे ही सुरक्षित परत ही है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है, बाहर निकालती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने के लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। कितना समय दोस्तों? मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। अपनी मुर्गी का उष्मायन के लिए अंडा पर बैठा देखा होगा, यानी उसको गर्म रखता है। अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद ही चूजा बाहर आता है। चलिए अब हम चलते हैं शिशु से वयस्क की ओर। नवजात जन्म प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। अंडा से लार्वा, लार्वा से लार्वा अथवा इल्ली से प्यूपा से वयस्क, जिसके विषय में आप कक्षा 7th में भी पढ़ चुके हैं। मेढक इस प्रकार के जंतुओं का अन्य उदाहरण भी है। मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं चरणों का परीक्षण आप कर सकते हैं। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं और चरणों को देख पाते हैं। अंडा, टैडपोल, अंडा से टैडपोल, लार्वा और फिर वयस्क। क्या टैडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई नहीं देते हैं? ये सब किसी दिन यह एक टैडपोल वयस्क मेढक बन जाएंगे। उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ते हैं। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। फिर टैडपोल अथवा इल्ली के बाद में क्या होता है? देखिए एक इधर यहाँ पे एक संरचना, एक चित्र देखिए। ये अंडा है दोस्तों, तो तुरंत बंद हो जाता है। ये अंडा है और देख रहे हैं आरंभी टैडपोल निर्माण हुआ, फिर यहाँ से बाद के टैडपोल, फिर इस तरह की संरचना के बाद ये मेढक का रूप आ जाता है। ये साइकिल चलते रहता है विकास का। मेढक का जीवन चक्र। तो इस प्रकार जो है आप एक चीज को देखें कि टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण ही कायांतरण कहलाता है। काया में अंतर हो जाता है। जैसे जैसे हम भी बड़े होते हैं, हमारे शरीर में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है यह हम लोग जानते हैं। हमारा भी कायांतरण होता है। मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं और उसका डेवलपमेंट होते रहता है, वृद्धि होते रहती है। अब अलैंगिक जनन की बात आती है। जीवों में जनन प्रक्रिया का अध्ययन उन जंतुओं में हमने पढ़ा है जिससे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे छोटे जंतु
जिसको मैक्रोजीव कहते हैं, सूक्ष्मजीव कहते हैं। हाइड्रा एवं सूक्ष्म दर्शीय जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? तो ये अलैंगिक जनन के माध्यम से होता है दोस्तों। ये हाइड्रा है और हाइड्रा में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। ये चित्र जो देख रहे हैं दोस्तों, ये हाइड्रा का चित्र है, आप अपने कॉपी पर बना सकते हैं। ये हाइड्रा है और इसमें देखिए किस तरह से ये वृद्धि होता है, वृद्धि होता है, वृद्धि होता है और एक दूसरा प्रजनन हो गया, जिसको मुकुलन विधि कहा जाता है। प्रत्येक हाइड्रा में एक, और ये अमीबा है दोस्तों, अमीबा भी देख लीजिए, ये अमीबा है, अमीबा है गोल गोल, ये भी अमीबा है। दो केंद्रक का निर्माण हो गया, विभाजित केंद्रक, फिर ये दोनों अलग अलग जगह सेपरेट हो गया, फिर लास्ट स्टेज में दोनों अलग अलग हो गया और दोनों ये प्रजनन हो गया। दोनों अलग अलग हो गया। आप अमीबा की संरचना के विषय में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जानते हैं। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकता है। हाइड्रा को हमने देखा है, तो प्रत्येक हाइड्रा में देखते हैं कि एक से अधिक उभार दिखाई दे सकता है। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं, और इष्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। खमीर में हाइड्रा में भी एकल जनक से निकलने वाले उधर्म से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है दोस्तों। दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है सेक्स करने के लिए। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रक्रिया के जनन को आप मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में भी दिखाई पड़ती है, जो चित्र के माध्यम से आप बनाइएगा दोस्तों। आप अमीबा की संरचना के विषय में भी पढ़ चुके हैं, आपको दिखाया भी मैं अभी जस्ट हूँ। अमीबा किसी भी तरीके से आप डायग्राम को बना सकते हैं। आप एक ऐसा डायग्राम बना दीजिए और बीच में ऐसे सेंटर दे दीजिए, अमीबा हो गया दोस्तों। तो किसी भी तरीके से गोल कर दीजिए, अमीबा हो जाता है। अमीबा एक कोशिकीय होता है। अमीबा एक कोशिकीय होता है। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया आरंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बंट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। इसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। इस प्रकार से मुकुलन एवं द्विखंडन, अमीबा में द्विखंडन होता है दोस्तों। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी है, जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों चलिए चैप्टर समाप्त नहीं होने वाला है। संतति जीवों क्या है? जिनमें मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य जीव विधियां भी है, जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों में प्रजनन होता है, संतति जीवों के रूप में उसको जन्म देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉली की कहानी, क्लोन की कहानी है दोस्तों। क्लोन किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है।
बढ़िया से इस पीले वाले पार्ट को पढ़िए दोस्तों। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी समरूप कोशिका, एक जैसा कोशिका, अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की विधि को प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रजलिन इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था दोस्तों। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था, यानी क्लोन के माध्यम से बाहर में कृत्रिम तरीके से प्रजनन करा करके ये डॉली को तैयार किया गया था दोस्तों। फिन डॉर्सेट भेड़, ये स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव और ये डॉली है साहब, जिसको 5 जुलाई 1996 में इसका जन्म कराया गया था। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई थी। प्रोसेस देखिए, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, समझिएगा दोस्तों। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में रूपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने डॉली का जन्म दिया, परंतु डॉली फिन फॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था, क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था। अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत से जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां हो जाती है। तो आपने क्लोन भी देखा कि बाहर में किस तरह से प्रोसेसिंग किया आता है। इसे आप 2-4 बार पढ़िए और समझ में आएगा। इसके साथ ही इस चैप्टर का जो प्रमुख शब्द था दोस्तों, ये था अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, द्विखंडन, मुकुलन, अंडे, भ्रूण, बाह्य निषेचन, निषेचन, गर्भ, आंतरिक निषेचन, कायांतरण, अंडप्रजक जंतु, लैंगिक जनन, शुक्राणु, जरायुज जंतु, युग्मनज। इसको लिख करके और इसके बारे में 2-2 पंक्ति लिखने का कोशिश किया जाए तो आपका जानकारी बढ़ेगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको देख लेते हैं। जंतु 2 विधियों द्वारा प्रजनन करता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय मादा के जनन अंग हैं। नर के जनन अंग हैं वृषण, शुक्राणु नली और शिश्न। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु अथवा अंडकोशिका कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहा जाता है। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। सब कुछ अपने बताया आपको। और निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं।
यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। मादा के अंदर, और निषेचन एक बाहर में होता है। जो निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहां उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं तथा उसे गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। अंडप्रजक लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल द्वारा जीव का विकास होता है, जबकि अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं दो भागों में विखंडित हो जाता है, विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन कहते हैं। यानी अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा और हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है अलैंगिक जनन के माध्यम से। तो इस प्रकार से अब आंतरिक निषेचन होता है। कुछ ऑब्जेक्टिव है दोस्तों जो आप सब बता ही चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए। आंतरिक निषेचन होता है तो मादा के शरीर में एक टाइडपोल जिस प्रक्रिया के द्वारा वयस्क में विकसित होता है उसको क्या कहते हैं, तो कायांतरण। एक युग्मनज में पाए जाने वाला केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या 1 होती है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक समाप्त होता है दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आपको धन्यवाद देते हुए मैं कहूँगा कि आप इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर कीजिए कि मैं फिर आपके लिए नए नए वीडियो इस तरह का बनाऊँ दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।